हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्लेलिस्ट से। पार्ट 1 में हमारा 1 to 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, is the best conductor of heat and is a poor conductor of heat। अब आपको सारे एग्जाम्पल्स देने हैं इन सारी बातों के, बट ऑल शुड बी इंक्लूडिंग अ मेटल, कोई नॉन मेटल का एग्जाम्पल नहीं देना है। तो मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जब हम बात करते हैं एनी मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो हम किसकी बात करते हैं? एच जी। वॉट इज दिस एच जी? आपको पता होना चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मर्क्यूरी, है ना। मर्क्यूरी कैसा होता है हमारा? मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस में, ऐसे दिए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑल्सो हमने सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस भी देखे हैं प्रीवियस ईयर सीरीज में। दमदार सीरीज जो हमारे चैनल पे ऑनगोइंग है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज दी फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं अपनी सेकेंड पार्ट की। मेटल दैट कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। कौन से मेटल्स होते हैं? मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम आर too soft that they can be cut by a knife। अगेन ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है ये वाला पार्ट। ठीक है, बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की जब हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स सिल्वर, सिल्वर की बात कर सकते हैं, और कॉपर की भी हम बात कर सकते हैं। ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? बेस्ट कंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, सिल्वर या फिर कॉपर। ठीक है, सारे मेटल से अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, बट वो बात कर रहा है बेस्ट कंडक्टर की। ओके, तो यहाँ हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ अ मेटल दैट इज हैविंग पुअर कंडक्टेंस। अगर हम बात करते हैं पुअर कंडक्टर की मेटल में, तो कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने मेटल लेड का। ओके, लेड का फॉर्मूला क्या होता है? लेड इज पीबी। सो दिस इज द मेटल दैट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता थी, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं पता था, यू कैन नोट दिस डाउन, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो यू कैन चेक आउट योर आंसर्स इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब हमारे मेटल्स के जब हम बात करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं कि मेटल्स आर मेलिएबल। सारे मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। सारे मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स? इन टर्म्स का मतलब क्या है? मेलिएबल क्या होता है मैम, है ना। तो जब हम बात करते हैं मेलिएबिलिटी की, तो ये क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अगर हम किसी मेटल को शीट्स में क्या कर सकते हैं? बीट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं थिन शीट्स में। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स थ्रू विच they can be beaten into thin sheets। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे मेलिएबिलिटी की, तो मेलिएबिलिटी किससे रिलेटेड है? शीट्स। प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग बीटन अप इनटू शीट्स। हम पतली पतली शीट्स बना सकते हैं मेटल्स की, तभी हम उनका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा फाइंड कर सकते हैं इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ओके, अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी क्या होता है? दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है ना। डक्टिलिटी इज बीइंग ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर हम किसी मेटल को वायर्स में क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हमने बोला डक्टिलिटी। और हमने क्या बोला? दैट मेटल्स आर डक्टाइल। सो डक्टाइल इज अबाउट, अगर हम बात करें अपनी डक्टिलिटी की, सो डक्टिलिटी इज अबाउट ड्रॉन इनटू वायर्स, whereas malleability is about beaten into sheets। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, मेटल्स दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ओके, दोनों मीनिंग क्लियर है दोनों बातों के। चलिए देखते हैं इनकी डेफिनेशन आप कैसे लिख के आएंगे प्रॉपरली। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज नोन एज malleability। मेटल्स आर malleable in nature।
डक्टाइल की बात करेंगे, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, द कीवर्ड इज दिस ओनली, ड्रॉन इनटू वायर्स एंड बीटन इनटू शीट्स। यहाँ पे ये है हमारी बात, ये वाली बात जरूर हमें मेंशन करके आनी है डेफिनेशन में, ठीक है, इसके बिना हमारा आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल राइट इन एग्जाम। आपको पता होंगे आंसर्स, बट जैसे आप उसको प्रेजेंट करके आते हैं उसके ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, सो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाई इज सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। अगर हम बात करें सोडियम की, तो क्या होता है हमारा सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इट इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो क्या करते हैं जब भी ये एक्सपोज होता है किससे, मॉइस्चर से या फिर हमारी ऑक्सीजन गैस से, जैसे हम रिएक्शन लिख लेते हैं Na+O2, अगर ये सोडियम एक्सपोज हो जाता है किससे, एयर से, ये क्या है हमारा, दिस इज एयर, है ना, तो तुरंत क्या बना लेता है Na2O, और ये रिएक्शन क्या होती है बहुत ज़्यादा, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी विगरस, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इट कैन ऑल्सो कैच फायर, इतनी विगरस होती है कि इट कैन ऑल्सो कैच फायर। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज कीप दिस सोडियम इमर्स्ड इन केरोसिन, जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, किसके, एयर के या फिर वाटर के, ठीक है। वाटर के साथ भी अगर सोडियम रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन। अब ये दोनों ही इक्वेशंस अगर वो रिएक्ट करे एयर से या फिर वो रिएक्ट करे वाटर से, दोनों रिएक्शंस कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पे H2 रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण हम क्या बोलते हैं, दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड दिस कॉन्टैक्ट। जो सोडियम है इसका हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर से अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ये रिएक्शन में क्या हो सकता है, फायर हो सकती है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये दिक्कत का मामला हो सकता है। इसलिए वी शुड ऑलवेज कीप इट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ओके, so sodium reacts both with air and water. You can see how the answer is presented. It's a highly reactive metal. When kept in open, it readily combines with oxygen to form its oxide. Similarly with water to form सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शंस आप मेंशन कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व सोडियम मेटल, हमें चाहिए हमारा सोडियम मेटल ही हमें मिले, उसका ऑक्साइड ना मिले, उसका हाइड्रोक्साइड हमें ना मिले, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे रखना चाहिए स्टोर करके इन केरोसिन, सो दैट इट नीदर रिएक्ट्स विद एयर नॉर रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो उसका कांटेक्ट बचाने के लिए, इन रिएक्शन से बचाने के लिए हम उसे स्टोर करके रखते हैं किसमें, केरोसिन के अंदर। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोना प्रेजेंट इट इन एग्जाम्स। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, रिएक्ट कर रहे हैं इसे वाटर के साथ, ये रिएक्शन देखिए हमने ज़्यादा विगरस नहीं होती, जैसे भी हमने सोडियम की रिएक्शन देखी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा विगरस होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, मेटल्स क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड्स अलोंग विद हाइड्रोजन। सिमिलरली K प्लस H2O क्या बनाएगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन। इन रिएक्शंस को आप बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन इज 2, यहाँ पे एक 2 लगाएंगे, 4 2 2 4, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन हमने 2 करा, 2 4, एंड दिस इज दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये था हमारा बी पार्ट। हमने क्या देखा कि मेटल्स को हमने जब रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो क्या फॉर्म होता है, उनके हाइड्रोक्साइड्स रिलीजिंग दी हाइड्रोजन गैस इन बोथ दी केसेस। बट जब हम बात करते हैं अपने आयरन मेटल की, ध्यान रखना यहाँ पे, जब बात करेंगे आयरन मेटल की, आयरन मेटल नीदर रिएक्ट्स विद हॉट वाटर नॉर विद कोल्ड वाटर। किसके साथ रिएक्शन नहीं देता, ना ही हॉट वाटर के साथ ना ही कोल्ड वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ ये रिएक्ट करता है। और अगर ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, है ना, हम लिखेंगे तो यहाँ पे वाटर ही, बट ये होगा क्या, दिस इज स्टीम। ओके, ये हॉट वाटर नहीं है ना ही ये वार्म वाटर है, यहाँ पे हमने स्टीम ली है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे बनेगा हमारा Fe3O4 प्लस
प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, इस केस में आपको हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करके नहीं आना है। ओके, ये हमारी आयरन के साथ रिएक्शन है, ये हमारी कैल्शियम के साथ रिएक्शंस हैं। ओके, आई होप तीनों रिएक्शंस क्लियर हो गई हैं। क्या क्या देखा हमने? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कोई से भी हमारे मेटल्स होंगे तो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे दे ऑलवेज रिएक्ट एंड गिव उनके ऑक्साइड्स। मेटल क्या करते हैं, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका हाइड्रोक्साइड देते हैं, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं उनका हाइड्रोक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। ये भी हाइड्रोजन देगा, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पे उसका ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। आई होप ये क्वेश्चन में आपको ये ब्लंडर करके नहीं आना है, ये क्लियर रखना है। आयरन का केस को आप स्पेशली स्टार मार्क करके नोट करने वाले हैं। ओके, इसको स्टार मार्क करके एक बार नोट कर लेंगे। रिएक्शंस आपके सामने हैं, ऑलरेडी हम रिएक्शंस कर चुके हैं। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन होगा हमारा फेरिक ऑक्साइड का, बाकी रिएक्शंस एज इट इज। ओके, देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं टैबुलर फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया है, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी। अब हमारे पास 4 सैंपल है मेटल्स के ए बी सी डी, जिनका हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। द रिजल्ट्स ऑब्टेन हैव बीन टैबुलेटेड एज फॉलोज। हमारे पास एक टैबुलर फॉर्म में डेटा आया है। क्या डेटा है देख लेते हैं। सोल्यूशन टू विच मेटल इज एडेड। अब इन्होंने क्या करा है ना, यहाँ पे डिफरेंट सोल्यूशंस रखे हैं, है ना, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर का नाइट्रेट। अगर हमारा मेटल इन सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन कर जाता है, सब सॉल्यूशंस के साथ, तो वो क्या है, हाईली रिएक्टिव, मोस्टली रिएक्टिव। और अगर वो रिएक्शन नहीं देता है तो वो क्या है, वो लीस्ट रिएक्टिव हमारा मेटल कंसिडर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ए बी सी डी में, यहाँ पे नो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डैश डैश, कुछ ना कुछ हमारे को ना डेटा थोड़ा समझ आएगा अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो। अगर मैंने यहाँ पे इस चार्ट में देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो हमने क्या देखा, डी पार्ट मुझे दिख रहा है पूरा, यहाँ पे क्या है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। मतलब ये जो मेरा मेटल डी है ना, 4 सोल्यूशन में से कौन कौन से, ए बी सी डी में से जो डी सोल्यूशन है ना, यहाँ पे भी नो रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब जब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ आयरन के साथ तब भी लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर के साथ भी नहीं रिएक्शन दे रहा, जिंक के साथ भी नहीं दे रहा और सिल्वर के साथ भी नहीं दे रहा। मतलब जो मेरा डी है ना, वो लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आ गया है ना। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे टेबल देख के, बट मैंने जब देखा ए बी सी डी की तरफ, थोड़ा मैंने सोचना शुरू करा तो हमें क्या पता चला कि डी जो है हमारा कुछ भी नहीं दे रहा, कहीं भी रिएक्शन नहीं मिल रही है। मतलब डी हमारा क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आ चुका है। ओके, अब बात करते हैं अपने ए बी सी डी की। देखो सी वाला, अब आप देखो टेबल, सी वाले टेबल की अगर हम देखते हैं बात सी मेटल की, आयरन के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं देता। जो हमारा सी मेटल है आयरन के साथ रिएक्शन नहीं देता, तो सी मेटल की बात करते हैं, आयरन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, मतलब आयरन से तो लीस्ट रिएक्टिव है ये हमारा मेटल सी, है ना। ओके, लीस्ट रिएक्टिव, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखिए, अब कॉपर के साथ भी नो रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कॉपर से भी लीस्ट रिएक्टिव है। फिर हमने देखा जिंक, जिंक के साथ भी लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब ये किसके साथ रिएक्टिव है, बस ये हमारा रिएक्टिव है बस सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। मतलब ये सिल्वर होगा और सिल्वर से ज्यादा आगे है बस कौन सा, सी मेटल। जहां हमारा मेटल डी यहाँ पे सिल्वर से भी लीस्ट रिएक्टिव था, सिल्वर के भी बाद में आता था। अगर ये हमारा चार्ट था तो हमने देखा डी लीस्ट रिएक्टिव था क्योंकि ये सिल्वर के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखा पा रहा था। सी ने क्या करा, सिल्वर के साथ तो डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, मतलब ये सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, है ना। तो हमने क्या देखा, सी थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू डी। थोड़ा सा हमें ये चार्ट में इंफॉर्मेशन मिल गई। और आगे चलते हैं, बात करते हैं बी की। बी में क्या देखा कि नो रिएक्शन, जिंक के साथ तो नो रिएक्शन है, बट इसने ना आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। जिंक के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है बट आयरन के साथ रिएक्शन दे दिया है। बी की बात करते हैं, आयरन के साथ इसने रिएक्शन दे दिया है, मतलब आयरन से तो ज्यादा रिएक्टिव है हमारा बी मेटल, है ना।
अब देखते हैं ए के बारे में इंफॉर्मेशन, और बाकी अगर आयरन से रिएक्टिव है तो बाकी सबसे भी रिएक्टिव है, सी से भी ज्यादा रिएक्टिव, डी से भी ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि सी और डी तो आयरन को देख ही नहीं पा रहे थे, इसने आयरन से भी रिएक्शन दिखा दी है, मतलब जो हमारा बी मेटल है वो इन सब से भी आगे आएगा, है ना, क्योंकि सी और डी ने क्या करा, डी ने तो भाई किसी से भी रिएक्शन नहीं दिखाई, तो डी को हमने लास्ट में रख दिया। सी ने क्या करा, सिल्वर से रिएक्शन दिखाई, इसने सिल्वर से भी नहीं दिखाई थी, तो हमने सी को आगे रख दिया, किससे, डी से भी आगे। अब बी ने तो सबके साथ रिएक्शन दिखाएगा ही, अगर उसने किसके साथ दिखा दी, आयरन के साथ दिखा दी, मतलब बी अभी तक टॉप पे चल रहा है। एक बार ए को भी देखाते हैं, है ना, ए को देख कर आते हैं, तो हमने देखा आयरन के साथ तो उसने रिएक्शन नहीं दी, कॉपर के साथ दे दी, और जिंक के साथ भी दे दी, सिल्वर, अच्छा सिल्वर के साथ दी और जिंक न सल्फेट, ओके। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा मेटल है ए, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आयरन के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा। अभी हमने क्या देखा, बी ने यहाँ पे रिएक्शन दिखाई है, बट ए ने आयरन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाई है, मतलब जो है हमारा ए बी से कम रिएक्टिव है। यहाँ पे हम ए को भी रखने वाले हैं। क्या पता चलता है हमें, इन चारों में से डी ने किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं दी, तो डी लीस्ट रिएक्टिव। सी ने सिल्वर के साथ दे दी, इसने सिल्वर के साथ भी नहीं दी, तो ये ज्यादा, डी से ज्यादा रिएक्टिव हो गया हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। ए ने आयरन के साथ भी रिएक्शन नहीं दी, बी ने आयरन के साथ रिएक्शन दे दी, तो बी मोस्ट रिएक्टिव, एंड देन ए, ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज। अगर हमसे पूछा जाता है, देखो पूछा है या नहीं, अरेंज द मेटल्स इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा ये वाला, ओके। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, बी मेटल विल बी मोस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन बी इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, बी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर हम बी को किस में डालेंगे, बी को हम डालेंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे, तो बी क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है हमारा, तो क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस करेगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन क्या बन जाएगा, बी का सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। बी की जो भी रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे ब्लू कलर से क्या हो जाएगा, कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पे जो भी बनेगा हमारा कंपाउंड वो ब्लू कलर को फेड अवे हमें होता हुआ दिखेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। मेन रिएक्शन है कि ब्लू कलर विल डिसअपियर एंड कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे इंफॉर्मेशन निकाली, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को हमने स्टडी किया और हम अपने रिजल्ट पे आ पाए। क्या ऑर्डर आया हमारा, बी ए सी डी हमारा ऑर्डर आ गया रिएक्शन का। बी मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, डिस्प्लेस, इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट सोल्यूशन, एंड ये सारा इंफॉर्मेशन हमने देख लिया। यू कैन चेक आउट कि कैसे हमने धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने क्या कंक्लूजन्स निकाले, एंड हमने ये ऑर्डर का कंक्लूजन करके दिखाया, ओके। सो दिस वाज दी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। कंटिन्यू करेंगे आगे के प्लेलिस्ट में और क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे फ्रॉम चैप्टर 3. I'll see you in the next video. Till then, stay tuned with our channel. Thank you so much.